रईसी पर जो बाइडेन को भी ब्रीफ किया गया है। एक और बड़ी खबर मिल रही है जहां बाइडेन को अब रेस्क्यू पर भी जानकारी दे दी गई है और बाइडेन का ऑफिसर्स को यह निर्देश है अपनी तरफ से कोई सूचना साझा ना करे, आधिकारिक ऐलान का इंतजार करे। तो जो बाइडेन को अब पूरी तरीके से ब्रीफ कर दिया गया है और ये ब्रीफिंग लेने के बाद समीर इंपॉर्टेंट है कि जो बाइडेन ने भी अपने ऑफिसर्स को ये निर्देश दे दिए हैं कि वो अपनी तरफ से कोई भी जानकारी को साझा ना करे, बशर्ते वो आधिकारिक ऐलान का इंतजार जरूर करे और तब कोई बयान दे। बिल्कुल। और सुरभि, अभी थोड़ी देर पहले ही हम जिक्र कर रहे थे कि अमेरिका ने चुप्पी बनाकर रखी हुई है। इस खबर के सामने आने के बाद उसके पीछे की वजह भी पता चल गई है इस ब्रीफिंग को लेकर जो खबरें सामने आई हैं। और देखिए, हादसा या साजिश, 5 थियरीज जो हैं वो सामने आ रही हैं। रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश को कुछ लोग हादसा बता रहे हैं तो कुछ साजिश। अगर ये साजिश है तो क्यों, ये आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। पहली थियरी, रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। दूसरी थियरी, किसी हमले की वजह से यह दुर्घटना हुई। माना यह जा सकता है इस थियरी के अंतर्गत कि कोई हमला हुआ हो और उसकी वजह से यह दुर्घटना हुई। तीसरी थियरी, इजराइल या गाजा से कोई मिसाइल अटैक हुआ हो। इस थियरी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, लेकिन चौथी थ्योरी पर भी जरा गौर करिए क्योंकि ईरान पर बैन, हेलीकॉप्टर का मेंटेनेंस नहीं हुआ है। और पांचवी थ्योरी, जहां हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे अमेरिका का हाथ। और इसमें सबसे जरूरी बात समीर, क्या इजराइल ने किसी भी साजिश से हालांकि इनकार किया हादसे के बाद। अमेरिका में भी जिस तरीके से हाई लेवल मीटिंग हुई है उसी के तहत ये सबसे बड़ी खबर सामने आई है जहां हम देख रहे हैं कि अमेरिका भी अब चुन चुनकर शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है और अपने ऑफिसर्स को भी समीर ये निर्देश दे दिए गए हैं कि आधिकारिक ऐलान आने का इंतजार करें। बिल्कुल पुष्पेश जी, किस तरह से आप देखते हैं और इस घटना के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय समीकरण है उनमें किस तरह का बदलाव मुमकिन है? इजराइल और ईरान की अदावत इस वक्त चरम पर थी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है और अब साजिश के तमाम एंगल्स भी हमारे सामने। मुझे लगता है कि साजिश हो या हादसा हो, उससे ज़्यादा कहीं अधिक महत्वपूर्ण बात हमारे लिए समझना है कि इसका असर अब क्या होने वाला है। न केवल अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों पर बल्कि ईरान की राजनीति पे। सुनने बड़ी रोचक बात कही थी कि जो उपराष्ट्रपति, आप कार्यकारी राष्ट्रपति बने हैं, वो बड़े अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विशेषज्ञ हैं, उनके रूस से संबंध बड़े अच्छे हैं, वो टेक्नोक्रेट हैं, विद्वान हैं, आदि आदि। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि 1980 के दशक में वो लड़ाई में हिस्सा भी ले चुके हैं। अब मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सवाल जो उठता है ईरान के संदर्भ में आज, वो पीढ़ीगत है। जो वहाँ खमैनी हैं वो 85 वर्ष पार कर चुके हैं और ये सज्जन भी उस पीढ़ी के नहीं हैं जहाँ आज ईरान की बहुसंख्यक युवा जनता है। तो जो रस्सा कशी वहाँ मुल्लाओं के बीच में और सेना के बीच में चल रही है, वो बंदा था जो ईरान की, जिसको उग्र लेवल पे बातें करना, डिप्लोमेटिक था ही नहीं है। ये हर समय मार दो, काट दो, बर्बाद कर दो, जला दो, ये उस लेवल की बातें करता था। किसी ने इजराइल को ये थोड़ा ना बोला कि तुमने मारा है। जैसे ही वो मरा, सबसे पहले रिएक्शन इजराइल का है कि भाई देखो, हमने नहीं मारा, हमारी तरफ मत देखो ऐसे। और ये 1979 के बाद जब से ये कटमुल्ला टाइप के लोग आए हैं ना वहां पे, खतरनाक रेडिकल इस्लामिस्ट्स, मार देंगे, काट देंगे, जला देंगे, जो हर समय यही बातें करते हैं, जब से आए हैं तो ईरान का बिल्कुल ऐसा मामला हो गया है कि कोई सांस ले ले तो उसको गोली मार दे यार। लोगों ने सेलिब्रेट करा, बोला ये ठीक मर गया। उसी प्रकार से यहां पे मोहम्मद मुखबिर जो है, ही इज द मेन बेनिफिशियरी। आपको पता है, ईरान इज दिस क्लोज टू बिकमिंग अ फॉर्मल न्यूक्लियर पावर, दिस क्लोज। और किडॉन का काम है एक्चुअली जो इजराइल के दुश्मन हैं उनको ढूंढ ढूंढ के उनकी हत्या करना। इजराइलियों का सिंपल सा फंडा है कि अगर हमें तुम्हें मारना है, हम कुछ बोलेंगे ना, हम तुम्हें मार देंगे, फिर बता देंगे मार दिया। दैट्स इट। दे डोंट टॉक, दे जस्ट डू। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरानियन प्रेसिडेंट की डेथ हो गई। इस पर पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन मीडिया और यूट्यूबर्स क्या कह रहे हैं। दोस्तों, ईरानियन प्रेसिडेंट अजरबैजान के बॉर्डर पर एक डैम का उद्घाटन के लिए गए थे और वहां से लौटते वक्त उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। उनके साथ और 2 हेलीकॉप्टर थे, वो ठीक ठाक मंजिल तक पहुंच गए। सिर्फ ईरानियन प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। आज ईरान से अफसोसनाक खबर आ रही है जहां ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया है। ईरानी सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना के मुताबिक दसमेर के जंगल में उस वक्त ये हादसा पेश आया जब ईरानी सदर अपने आज़रबाईजानी हम मनसब के हमरा डैम के इफ्तिताह के बाद वापस लौट रहे थे।
हेलीकॉप्टर में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, वजीर खारजा हुसैन आमिर, गवर्नर मालिक रहमती, ईरानी सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे आयतुल्लाह मोहम्मद अली मौजूद थे। इरना के मुताबिक जिस जगह पर हेलीकॉप्टर कोई हादसा पेश आया है वहाँ के मकामी अफराद ने एक ज़ोरदार धमाका सुना है। इस वक्त 40 के करीब रेस्क्यू टीम्स इलाके में मौजूद हैं। ड्रोन और सुराग रिसा कुत्तों की मदद से हेलीकॉप्टर को तलाश किया जा रहा है। ईरानी मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने इलाके को घेरे में ले रखा है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मदद कर रही है। दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ते हैं, सख्त मौसम है, धुंध है, इसके बाइस रेस्क्यू टीम्स को शदीद परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। सूरत हाल पर कैबिनेट का हंगामी इजलास भी बुला लिया गया है, जिसमें हादसे की इब्तिदाई रिपोर्ट पेश की गई है। मुल्क भर में सदर की हिफाजत के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। 63 साला इब्राहिम रईसी 2021 में ईरान के सदर मुंतखब हुए और उन्होंने 62% वोट हासिल किए थे, लेकिन इस इलेक्शन को ईरानी तारीख में कम तरीन टर्न आउट वाला इलेक्शन करार दिया जाता है, जिसमें लाखों लोगों ने वो घरों से अपने नहीं निकले थे, हक़ राय दही का इस्तेमाल नहीं किया था। जो वोटर्स बाहर निकले उनमें से भी कई वोटर्स ने अपने वोट को ज़ाया किया था। अमरीकी खबररसा इदारे एसोसिएट प्रेस के मुताबिक इब्राहिम रईसी ईरानी सुप्रीम लीडर के मुमकिना जानशीन हो सकते हैं। इब्राहिम रईसी सन 2014 में ईरान के प्रोसिक्यूटर जनरल मुकर्रर हुए थे। इससे पहले तेहरान के प्रोसिक्यूटर, फिर स्टेट इंस्पेक्टरेट ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह और अदलिया के पहले नाइब सरबराह के तौर पर अपनी खिदमात अंजाम देते रहे हैं, जिसके बाद 2 साल बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने उन्हें ईरान की अहम मजहबी तंजीमों में से एक आस्ताने कुद्स रिजवी का निगहबान नामजद किया था। ये कि मैंने बोला था मैं आपको विस्तार से बताऊंगा ये पूरा ईरान में मैटर हुआ क्या है। दोस्तों, आपको पता है कि इब्राहिम रईसी जो राष्ट्रपति थे ईरान के, वो हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए। साथ ही में उनका फॉरेन मिनिस्टर भी मारा गया और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट शख्स, 3 लोग मारे गए। ये गए थे अजरबैजान के बॉर्डर में एक डैम को इनॉग्रेट करने के लिए, एक बांध को इनॉग्रेट करने के लिए। वो उनका एम था कि वहां पे बांध बनेगा जिससे बिजली पैदा होगी और पानी का, क्योंकि क्राइसिस ईरान में चलता रहता है, पानी भी वहां पे इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन वो हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। अब 2-3 बातें हैं इसमें। बेल हेलीकॉप्टर था, पुराना था, वियतनाम के समय का हेलीकॉप्टर था दोस्तों, और क्योंकि वियतनाम 70s की बात है, यानी कि 50 साल तक पुराना हेलीकॉप्टर ये हो सकता है। मैं ये मान के चलता हूं कि जो ईरान का राष्ट्रपति है उसके पास तो ईरान का सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर, सबसे सेफ हेलीकॉप्टर और सबसे अच्छे पायलट होने चाहिए। ऐसा कैसे कि एक साथ उड़ रहे हैं 3 हेलीकॉप्टर? ठीक है जी, एक साथ 3 हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं और हम मान के चल रहे हैं कि ईरान का जो हेलीकॉप्टर है, जो उनका राष्ट्रपति इस्तेमाल कर रहा है, 3 ईरान के हेलीकॉप्टर है, उसमें से जो ईरान का हेलीकॉप्टर है जिसमें उनका राष्ट्रपति चल रहा है, उस हेलीकॉप्टर को सबसे अच्छी तरीके से उसकी मेंटेनेंस की होगी, सबसे अच्छी तरीके से उसको स्पेयर पार्ट्स लगाए होंगे, उसमें सबसे अच्छी तरीके से उसके सेफ्टी चेक्स करे होंगे। दोस्तों, एक ही जैसा मौसम, कह रहा खराब मौसम की वजह से, और तीनों हेलीकॉप्टर एक साथ उड़ रहे हैं, तो मौसम सिर्फ बीच वाले के लिए खराब तो नहीं है, दाएं और बाएं वाले के लिए भी उतना ही खराब है मौसम। एक हेलीकॉप्टर क्रैश करता है। चलिए हम मान के चलते हैं इनहेरेंटली अनस्टेबल प्लेटफॉर्म होते हैं, फिक्स विंग एयरक्राफ्ट जितने स्टेबल नहीं होते हेलीकॉप्टर, इसलिए वो हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। लेकिन जैसा कि होता है कि साहब किसी ना किसी को तो फायदा होता है, इन सब के मरने में फायदा किसको है? आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन है जो मार सकता है। मैं आपको कुछ प्रूफ दूंगा, मैं आपको कुछ सबूत देने की कोशिश करूंगा और मैं आपको कुछ जिसको कहते हैं ना कि रेफरेंसेस देने की कोशिश करूंगा, जिससे पूरा मामला आपके सामने क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर थे आमिर अब्दुल्लाहियान, ये कौन थे? ही वॉज अ हार्ड लाइनर। ये वो बंदा था जो कह रहा था कि मारो इजराइल के ऊपर बम। ये वो बंदा था जो ईरान की, जिसको उग्र लेवल पे बातें करना, डिप्लोमेटिक था ही नहीं है। ये हर समय मार दो, काट दो, बर्बाद कर दो, जला दो, ये उस लेवल की बातें करता था। ये उस लेवल की बातें इसलिए करता था क्योंकि ईरान की जो टॉप गवर्नमेंट की पोजीशन में लोग हैं वो सारे के सारे ऐसी बात करते हैं। ही शुड हैव बीन मोर कंटेन्ड इन स्पीच। ठीक है, बहरहाल ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। आज की तारीख में ऐसा सुनने में आया है कि ईरानियन जो दुनिया भर में फैले, जो ईरान के अंदर है, वो तो डर के मारे चुप हैं। वो डर के मारे चुप हैं, लेकिन दुनिया भर के ईरानियन जो हैं वो खुशियां मना रहे हैं और भंगड़े डाल रहे हैं, कह रहे हैं बिल्कुल ठीक हुआ, बिल्कुल ठीक हुआ। लेकिन एक चीज ऐसी हुई, एक ऐसा रिएक्शन आया जिससे कि मैं अचानक सरप्राइज हो गया। मैंने बोला ये है क्या? ये जैसे ही पता लगा वो मर गया, सबसे पहले इजराइल ने आके बोला हमने नहीं मारा। ओ भाई, हमारा कोई लेना देना नहीं। अच्छा, तुमसे बोल कौन रहा है कि तुमने मारा है? तुमसे
किसी ने इजराइल को यह थोड़ा ना बोला कि तुमने मारा है। जैसे ही वो मरा, सबसे पहले रिएक्शन इजराइल का है कि भाई देखो हमने नहीं मारा, हमारी तरफ मत देखो ऐसे। अब भाई साहब तीन फैक्टर इन प्ले हैं यहां पे। मैं साफ सीधी आपको बात बता दूं, 3 फैक्टर्स इन प्ले। वो फैक्टर क्या है? पहली चीज, किसको फायदा है या किसको फायदा हुआ कि यह मर गया। मैं आपको बताता हूं, वहां पे वैसे चुनाव नहीं होते जैसे भारत में हो रहे हैं आजकल, या भारत में होते चले हैं जैसे अमेरिका में होते हैं, यूके में होते हैं। वैसे चुनाव नहीं होते। कुछ लोग मिलकर अपना लीडर चुन लेते हैं, कुछ लोग मिलकर अपना लीडर चुन लेते हैं। और ये 1979 के बाद, जब से ये कठमुल्ला टाइप के लोग आए हैं ना वहां पे, खतरनाक रेडिकल इस्लामिस्ट्स, मार देंगे, काट देंगे, जला देंगे, जो हर समय यही बातें करते हैं, जब से आए हैं तो ईरान का बिल्कुल ऐसा मामला हो गया है कि कोई सांस ले ले तो उसको गोली मारते हैं यार। ऐसा मामला हो गया। वो हिजाब का केस था, वो लड़की ने हिजाब नहीं पहना, उसकी हत्या कर दी, फिर दूसरी को भी मार दिया, कोमा हो गया, फिर वो लड़की कुछ दिनों के बाद मर गई, आपने सुना ही होगा। और कितने 100 लोग मारे दिए गए और गायब हो गए, ये भी आपने सुना होगा। मारे गए कितने, गायब हो गए, किसी को नहीं पता, ये हिजाब की कंट्रोवर्सी में। खैर बहरहाल, कमिंग बैक टू द पॉइंट, लोगों ने सेलिब्रेट करा, बोला ये ठीक मर गया। इजराइल ने बोला भैया हमने नहीं मारा, हमारी तरफ मत देखो। और तीसरी चीज मैंने बताई कि किसका फायदा था यार, सबसे बड़ी बात, फायदा किसका था? फायदा उस बंदे का था जिसको एक्टिंग प्रेसिडेंट अब बना दिया है। दोस्तों, जो अभी इंटरिम प्रेसिडेंट बना है उसका नाम है मोहम्मद मुकबर। मोहम्मद मुकबर कौन है? ये वाइस प्रेसिडेंट है, यानी कि इब्राहिम रियासी के नंबर 2। और लोग कह रहे थे कि इसको, और लोग कह भी रहे हैं, सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं कि इसको सबसे ज्यादा फायदा है। दोस्तों, ऐसा है कि इसको मानिए जैसे कि एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। आपने किसी के लिए 5 करोड़ की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करा दी आपने, और आप हैं उसके बेनिफिशियरी, यानी कि अगर वो मरेगा तो आपको 5 करोड़ मिलेंगे। ठीक है। जब वो बंदा मर जाता है तो पुलिस सबसे पहले किसको उठा के ले जाएगी? शक की सुई आपके ऊपर आएगी ना, क्योंकि बेनिफिशियरी आप हैं। उसी प्रकार से यहां पे मोहम्मद मुकबिर जो है, ही इज द मेन बेनिफिशियरी। और ईरान के अंदर ये सिस्टम काफी टाइम से चलता आ रहा है। इसको हटा दो, उसके लिए कोई र्यूमर फैला दो, इसको बोलो कि ये करप्ट है, इसको बोलो कि ये वफादार नहीं है। तो ये ईरान में बहुत चलता है, ये ईरान में बहुत चलता है। पहली शक की सुई इसकी ओर जाती है। ईरान के प्रेसिडेंट और उनके फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, अजरबैजान के विजिट पे थे, वहाँ पे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। क्या समझते हैं कि ये कोई, पहले तो ये बताइए, कोई एक्सीडेंट होगा या किसी मतलब ये है कि इंसिडेंट होगा या हादसा होगा? नहीं, ये हादसा नहीं है, ये प्री प्लान होगा मेरे हिसाब से। किसने प्लान किया होगा? ये सारी दुनिया को पता कौन प्लान करता है पूरी दुनिया में। कौन? वो एक बदमाश जो है। हम पाकिस्तान में बैठे डर रहे हैं नाम लेने से, अगर मतलब नहीं, अमेरिका ही हो सकता है, उसके अलावा और कौन सकता है? ठीक हो गया। क्योंकि रीजन ये क्या होगा? ग्रुप है ना। हाँ, अब हमारा ग्रुप है, ये रशिया है, ठीक है, पाकिस्तान है, ईरान है, चीन है, ठीक है, ठीक है। तो नेटो के जो मेंबर हैं, ठीक हो गया। उनको पता है ये फलस्तीन के ऊपर जो काम हो रहा है इस टाइम, तो ये सदर जो है ईरान के, ठीक है, ये काम कर रहे हैं फलस्तीन में। सारा काम इन्होंने किया है, सपोर्ट किया है ठीक है। हमास को, हूथी को, और एक तंजीम और है ठीक हो गया। HHH के है। नाम से जो चल रहा है ये सारा सिस्टम। तो ये ज़ाहिर बात है, CIA की प्लानिंग होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर CIA की या मुसाद जो कि क्योंकि इस इजराइल तरह की के एजेंसी है, उनके, हमारे जैसे उनके वो जहाज या हेलीकॉप्टर नहीं है कि रास्ते में क्रैश कर जाए। ये कायदा एक प्लानिंग होगी। ठीक है, मैं कह रहा हूँ अगर ये लेट्स सपोज प्लानिंग है, CIA के थ्रू हुआ या मुसाद जो कि इजराइल की एजेंसी है उसके थ्रू हुआ, क्या समझते हैं पूरी दुनिया को कोई मैसेज है ये? हाँ, बिल्कुल मैसेज है। क्या भाईजान देखे ना, मुसलमान एक तरफ हैं और सारा कुफर एक तरफ है। मुसलमान वैसे यूनाइटेड हैं पूरी दुनिया के? नहीं, आप देख लें, गल्फ में देख लें, अभी आके उन्होंने थोड़ा बहुत कदम उठाया, उससे पहले वो बोला ही कोई नहीं है। ठीक है, अगर वो बोला है तो उसकी सजा उसको मिल रही है, और कोई बात नहीं है। ठीक है। पूरी दुनिया में तकरीबन 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं। बिल्कुल। तो क्या समझते हैं आप? वैसे हम कहते हैं कि जिन नॉन मुस्लिम हमारे खिलाफ हैं, हम आपस में एक दूसरे के साथ यूनाइटेड हैं? बिल्कुल, हम सिंसियर नहीं है एक दूसरे के साथ। उसकी क्या? हमें सिंसियर होना चाहिए। हमें वो इतने तो फर्के डाल दिए हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। 70 साल की उम्र में मैंने तो यही देखा है कि हम एक दूसरे के दुश्मन है, बिक जाने वाले हैं। तो ये बिकना नहीं चाहिए हमें। नहीं, ये बिकना भी किसी के मतलब ये भी किसी की साजिश होती है। हाँ, यही होती है लालच। ये तो फिर मेरा या आपका या जो भी ऐसा करता है उसका पर्सनल मैटर हो गया ये ना? पर्सनल उसको खरीदा जाता है, ठीक है, तो मजबूरी है, इतनी बंदा बिक जाता है। ठीक हो गया। पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होना चाहिए इस खबर के रिएक्शन बाद? इसका भरपूर होना चाहिए। क्या?
भरपूर होना चाहिए, साथ देना चाहिए, इसका पता लेना चाहिए कि ये क्या हुआ है, कहाँ से हुआ है। क्या आपको लगता है अगर वाकई में अमेरिका ने किया हो तो पाकिस्तान के मतलब ये कोई इस तरह स्ट्रिक्ट रिएक्शन देगा? हाँ, देना चाहिए, मेरा ख्याल है कि देना चाहिए। ठीक है। तो आज़रबाईजान ईरान के प्रेसिडेंट गए, वहाँ पे 2 डैम्स का ओपनिंग था, उसमें गए थे। और ये है कि अगेन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स ईरानियन कल्चर, ईरानियन ज़बान से काफ़ी मिलते हैं, तो ये इनका एक कनेक्शन बनता है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज़रबाईजान खाली ईरान से कनेक्टेड नहीं है। मैं आगे उस पर बताता हूँ। फिल वक्त मैं आपको ये बताऊँ कि ईरानियन प्रेसिडेंट का जो हेलीकॉप्टर था ना, वो अमेरिकन था, पुराना था लेकिन अमेरिकन था। उसको फिर ज़ाहिर मॉडिफाई किया गया ये वो, लेकिन आफ्टर ऑल इट वाज एन अमेरिकन एयरक्राफ्ट। दूसरा ये है कि मौसम बहुत ख़राब है, फोग, बारिश, तूफ़ान ये सब हैं। तो पहला तो सवाल ये होता है कि ख़राब मौसम में क्यों आए? इसका मतलब कोई ख़तरा नहीं था, हाई लेवल का पायलट और पूरी टीम होगी, अच्छा एयरक्राफ्ट होगा, तो फिर इसका मतलब कोई अटैक भी हो सकता है। कुछ भी इस पे वो की जा सकती है। फिल वक्त ईरान की आर्मी ने, ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे ईरान में मुख्तलिफ इंस्टॉलेशंस का कब्ज़ा संभाल लिया है, ताकि इन केस अगर वो प्रेसिडेंट मर गया है, फॉरेन मिनिस्टर मर गया है, तो फिर कोई जंग ना हो जाए, कोई और बाहर से अटैक ना कर दे। तो काफ़ी हद तक चीज़ें हो गई हैं। जैसे कि आपको पता है कि ईरान में वीमेन राइट्स और ह्यूमन राइट्स के हवाले से काफ़ी लोग परेशान हैं और लोग खुश नहीं हैं इस सख्त किस्म के शरिया लॉ से। और इसी ईरानी प्रेसिडेंट रईसी के ऊपर इल्ज़ाम भी है कि इसने 5000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया है, सिर्फ इसलिए कि वो राइट्स की बात करते थे। तो एक जालिम हुकूमत तो है ईरान में। लेकिन बहरहाल वैसे ही है जैसे अफ़गानिस्तान में है। ईरान इस वक्त काफ़ी दुनिया से पंगे लेके चल रहा है। रिसेंट में ईरान के प्रेसिडेंट ने अभी 2-3 हफ्ते पहले पाकिस्तान का दौरा किया और वहाँ पे कुछ एग्रीमेंट साइन किए, जिस पे अमेरिका ने धमकियां भी दी पाकिस्तान को कि हम सैंक्शन लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर इसके बाद ईरान का इंडिया से चाबहार पोर्ट का एग्रीमेंट हुआ और 10 साल के लिए चाबहार पोर्ट ईरान ने भारत के हवाले कर दी। तो उस पर भी अमेरिका ने कहा कि तो एक ईरान अपना जो इन्फ्लुएंस इस रीजन में बढ़ा रहा है कि चाइना को इतना पेट्रोल बेच रहा है, रशिया के साथ इसके ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान के साथ क्लोज हो रहा है, फिर अब आज़रबाईजान में 2 डैम बना रहा है। तो इन्फ्लुएंस रीजन में इतना बढ़ा रहा है जिस पे अमेरिका और इज़राइल को परेशानी तो है। तो जहाँ तक लेटेस्ट खबरें हैं ना, तो ईरान के प्रेसिडेंट 5 घंटे के बाद भी अगर कोई खबर नहीं आ रही तो इसका मतलब अच्छी खबर नहीं है ईरान के लिए। और ज़्यादा चांस यही है कि उनका हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर और प्रेसिडेंट रईसी मारे जा चुके हैं। अज़रबैजान का विजिट था और वहाँ पे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मतलब जाहिर बात है कुछ दिन पहले उन्होंने इसराइल पे अटैक किया और ये चीज़ें हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं शायद एक्सीडेंट होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? ये वो जो आप कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, इसराइल का अटैक ही होगा। अच्छा, एजेंसियों का, यूएसए का, ये सब मुनाफिक रल गए हैं और वो ईरान बहादुर मुल्क है तो उस पर अटैक करना ही है इन्होंने। नहीं, अगर लेट्स सपोज जैसे आप कह रहे हैं बहादुर मुल्क यार अटैक करना है, तो ये अगर अटैक हुआ या अगर ये खबर सच हुई कि अटैक किया गया है, तो पूरी दुनिया को क्या मैसेज होगा अमेरिका की तरफ से या इसराइल की? जो हमारे मुसलमान मुल्क है ना, ये भी बीच में मुनाफिक ही है। अच्छा, हाँ, ये हमारा बस आपको पता ही है सारा नूरा। दोस्तों, जैसे ही इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, आग की तरह न्यूज़ पूरे इंटरनेट में न्यूज़ खबरों में चल गई। लोगों ने अलग अलग थेरियाँ बनानी शुरू कर दी। टीवी चैनल्स पर, इंडियन टीवी चैनल्स हो या पाकिस्तानी या वो इंटरनेशनल मीडिया हो, सभी जगह
इब्राहिम रईसी की मौत के पीछे के कारण ढूंढने लगे। कोई बता रहा है साजिश है, कोई बता रहा है कि ये इंटरनल पावर स्ट्रगल के लिए हुआ है, कोई बता रहा है ये चीन ने करवाया है, कोई बता रहा है ये अमेरिका ने करवाया है, कोई बता रहा है सबसे पहला शक तो इजराइल पर ही जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी इजरायली है। उसके बाद दूसरा शक जाता है अमेरिका पर। बहुत टाइम से अमेरिका ईरान के साथ डील करने की कोशिश कर रहा है। ईरान बहुत ज़्यादा नज़दीक है, एक स्टेप आगे ही ईरान ऑफिशियली में एटॉमिक सुपर पावर बन सकता है। ये अमेरिका को और इजराइल को पता है। तीसरा बेनिफिशियरी इब्राहिम रईसी की मौत के बाद उनके जो सक्सेसर है, मतलब अभी जो उपराष्ट्रपति है प्रेसिडेंट ईरान के, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी है, तो उन पर ही 20 शक जा रहा है। और चौथा शक चाइना पर जा रहा है क्योंकि अभी 5-6 दिन पहले ही भारत और ईरान ने चाबहार पोर्ट की डील साइन की थी। उसमें 10 साल भारत ईरान का चाबहार पोर्ट इस्तेमाल करेगा और हैंडल भी करेगा। ये इस वजह से पाकिस्तान का सी पैक बर्बाद हो गया, इसीलिए चाइना भी ये कर सकता है। इब्राहिम रईसी की मौत के पीछे बहुत सारे लोगों का फ़ायदा है, तो पता नहीं ये साजिश थी या नेचुरल डिज़ास्टर जैसे, मतलब नेचुरली ये हो गया। पाकिस्तानी तो प्रोपोगंडा करने में सबसे आगे। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इसमें भारत का हाथ है। भारत का एक रॉ एजेंट अजरबैजान ने पकड़ लिया है लेज़र बीम के द्वारा। ये ईरानी प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर क्रैश कराया गया। इन जाहिलों को पता ही नहीं है हमारा उनकी मौत से क्या फ़ायदा, मतलब भारत को और इब्राहिम रईसी की मौत का कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए भारत क्यों करेगा। पर इन जाहिलों को कैसे पता चलेगा, हर जगह इनको सिर्फ भारत की साजिश दिखती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।